बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर। इसमें हम देखेंगे कि ऑटिज़म क्या होता है, उसकी सिम्टम्स या अलामात क्या होती हैं, उसकी कॉजेज़ या वजूहात, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ऑटिज़म की ट्रीटमेंट या इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, किस तरह जो है वो हम इसको इसके इलाज पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटिज़म को देख लेते हैं कि क्या होता है ऑटिज़म। ऑटिज़म असल में है क्या? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक ग्रुप। यानी इस ग्रुप में ऐसी अलामात पाई जाती हैं जिसमें बच्चा अपने आप में मगन रहता है। जब आप आगे चल के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑटिज़म क्यों कहते हैं, यानी कि सेल्फ और अपने आप में मगन रहना। ये जो मैंने अभी बात की है, तो ये आगे जब आप इसकी अलामात या डीएसएम का क्राइटेरिया देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का कि बच्चा वाकई अपने आप में जो है वो मगन रहता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? बच्चा अपने आप में मगन रहता है, दूसरों से ताल्लुकात नहीं बनाता, इंटरेक्शंस नहीं करता। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, याद रखें, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी इन बच्चों का ब्रेन जो होता है वो आम नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप नहीं हो पाता। उसमें बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, चीज़ें रह जाती हैं डेवलप होने के लिए। ये आम बच्चों की तरह बहुत सारी स्किल्स नहीं सीख पाते। इन बच्चों की ज़िंदगी के 3 अहम एरियाज़ डिस्टर्ब होते हैं, जिनमें पहला एरिया कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, दूसरा एरिया सोशल इंटरेक्शन, और तीसरा एरिया जो होता है वो बिहेवियरल डोमेन होती है, यानी इनको बिहेवियरल इश्यूज़ भी होते हैं। ये अलामात आम तौर पर जो है वो इस तरह के बच्चों में पैदाइश के बाद 6 माह के अंदर अंदर जो है वो 6 माह तक जो है वो शुरू हो जाती हैं। जब बच्चा 6 माह का होता है तो वालिदैन बच्चे में इन अलामात को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। मसलन 6 माह का जो नॉर्मल बच्चा है वो आई कांटेक्ट भी मेंटेन करता है, आपकी तरफ देखता है, हंसता है, मुस्कुराता है, आप उसके साथ खेलते हैं, वो उसका जवाब देता है अपने तरीके से। ठीक है जी। लेकिन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ जो बच्चा होगा वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा, स्माइल नहीं कर पाएगा, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। रिसर्च के मुताबिक ये मसला लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों की निस्बत लड़कियों में ये कम होता है। हम किसी भी बच्चे को डायग्नोस करने के लिए, एएसडी डायग्नोस करने के लिए DSM-5 TR का सहारा लेते हैं। DSM-5 बेसिकली एक मैनुअल है हमारा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये एक किताब है साइकोलॉजिस्ट का, जो एक साइकोलॉजिस्ट के आइन का दर्जा रखती है। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट बहुत सारे डिसऑर्डर्स की अलामात दी हुई हैं। अगर हमने किसी शख्स को, किसी बच्चे को डायग्नोस करना है तो फिर हम इस किताब का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि इसमें वो अलामात जो मौजूद हैं, लिखी हुई हैं, क्या वो बच्चे के अंदर मौजूद हैं। अगर तो वो मौजूद हैं तो फिर हम ख़ास डिसऑर्डर के साथ जो है वो, जिस डिसऑर्डर की अलामात जो है वो मौजूद होंगी फ़र्द में, हम उसको उसके साथ जो है वो डायग्नोस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर हमने किसी बच्चे को डायग्नोस करना हो तो DSM-4 TR हमें क्या बताता है कि किस तरह की जो है वो अलामात होने चाहिए। अच्छा जी, DSM में 5 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, क्राइटेरिया ABCDE। ठीक है, वन बाय वन हम इसको पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया ए हमें बताता है कि इन बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में मसला होता है। क्राइटेरिया ए का पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि बच्चे सोशली और इमोशनली तौर पर दूसरों को रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी इनके सामने अगर कोई मसला हो भी जाए ये बिल्कुल उससे बेनियाज होकर कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके सामने किसी बच्चे को चोट लग जाए, या इनके मम्मी या बाबा या बहन भाई में से किसी को चोट लग जाए, ब्लड निकले, वो तकलीफ़ में हो, ये बच्चे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। ये कोई इनके चेहरे पर तासरात नहीं होगा परेशानी का, जैसे इनको कोई मसला ही नहीं है, इनको कोई परेशानी ही नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं इनको सरोकार उस बंदे से। ठीक है, किसी किस्म का कोई तासुरात जो है वो शो नहीं करेंगे, ये अपने काम में मगन रहते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में भी ये रिस्पांस नहीं देते। आप कोई सवाल पूछें, इनसे कन्वर्सेट करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, ये आपकी बात का जो है वो जवाब नहीं देंगे। बच्चे ना सिर्फ जो है वो दूसरों के जज्बात या इमोशन को नहीं समझते, बल्कि अपने जज्बात को भी जो है वो शेयर नहीं करते ये बच्चे। उसके अलावा जी, क्राइटेरिया ए का दूसरा पॉइंट जो है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी शो नहीं करता। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? यानी बोले बगैर आप अपनी बात जब किसी को समझा देते, जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं, हाथ ला रहे होते हैं, आंखों में जो बात कर लेते हैं, आंखों में समझा देते हैं अगले बंदे को चीज़। ठीक है, ये बच्चे इस काबिल नहीं होते।
मसलन जैसे हम बात करते हुए मुनासिब इस मुनासिबत से अपने हाथों को मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात हम बग़ैर अल्फाज का चुनाव किए, अल्फाज का यूज़ किए अपनी आंखों में ही दूसरों को अपनी बात समझा देते हैं। ये बच्चे ऐसा नहीं करते, इनके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स वगैरह की जो है वो इनको नहीं पता होता। क्राइटेरिया ए का तीसरा पॉइंट है, ये बच्चे ताल्लुकात नहीं बनाते, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, सोशल रिलेशनशिप नहीं होता, सॉरी, इनमें दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ दोस्तियां नहीं करते, और बिलफर्ज अगर दोस्ती कर भी लें तो उसे बरकरार नहीं रखते, निभाते नहीं, मेंटेन नहीं रखते, ना अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करते हैं और ना ही दूसरों की चीज़ें लेते हैं खेलने के लिए या किसी और काम के लिए। सोशली तौर पर बिल्कुल अकेले होते हैं, आइसोलेशन होती है इनमें। अब आ जाता है क्राइटेरिया बी। ये मैंने पहले आपसे क्राइटेरिया ए के 3 पॉइंट डिस्कस किए, अब क्राइटेरिया बी की तरफ आ जाएंगे। इस क्राइटेरिया के मुताबिक इनमें बिहेवियरल मसाइल पर होते हैं, रेपिटेटेड बिहेवियर होते हैं इनके, इसके अलावा किसी तब्दीली को कबूल नहीं करते, रिजिड पैटर्न होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रूटीन बहुत सख्त होती है इनकी चीज़ों में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती। रिपीटेड बिहेवियर से मुराद है कि जो भी काम कर रहे होंगे वो करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। मसलन अगर एक खिलौना गाड़ी है, उसका पहिया घुमा रहे हैं, टायर, वो घुमाई जाएंगे, अपनी उंगलियों को फ्लैप कर रहे हैं, हिला रहे हैं, हिलाई जाएंगे, तालियां बजा रहे हैं, बजाई जा रहेंगे, कितनी देर बजाते रहेंगे। क्राइटेरिया बी का दूसरा पॉइंट है, सॉरी, क्राइटेरिया बी को मैंने अभी डिटेल में जनरली डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। क्राइटेरिया बी का जो पहला पॉइंट है उसके मुताबिक रेपिटेटिव बिहेवियर एंड यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीच, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके बिहेवियर जो होते हैं वो रेपिटेशन होती है इनमें। अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या खेल रहे हैं तो खेलते ही जाएंगे, जैसे मैंने आपको टायर वाली गाड़ी या टायर वाली एग्जांपल दी। इसके अलावा स्पीच में भी रेपिटेशन करते हैं। मसलन एक अगर सेंटेंस बोला है, एक लफ्ज़ बोला है, तो बार बार वही लफ्ज़ या सेंटेंस बोले जाएंगे, रेपिटेशन हो, इको ले लिया होगा। जैसे तोते की तरह, एक जो जैसे तोता नहीं बोलता, रिपीट करता है, मियाँ मिठू चूरी खानी है, मियाँ मिठू चूरी खानी है। इसी तरह ये भी जो है, ये बिल्कुल आप इस तोते की एग्जांपल ही लें कि ये बार बार जो है वो चीज़ों को रिपीट करते हैं, फ़िक्रे को, वर्ड को ये बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया बी का दूसरा पॉइंट है कि इनकी जो रूटीन होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। मसलन अगर नाश्ता 7 बजे मिलता है ना, तो 7 बजे ही करना है, अगर आगे पीछे हो गया तो नहीं करना। स्कूल बस 8 बजे आती है तो 8 बजे ही आनी चाहिए। स्कूल बस का कलर ब्लू है तो ब्लू ही हो। अगर स्कूल वाले किसी दिन रेड कलर की बस भेज दें तो नहीं सवार होते, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। इनकी ज़िंदगी रूटीन के लवाजमात में थोड़ी सी तब्दीली भी कर दी जाए तो बे इंतहा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका सोचने का स्टाइल भी रिजिड होता है, खाना एक तरह का पसंद होता है। मसलन अगर आप रोज़ाना अंडा पराठा दे रहे हैं और एक दिन आपने अंडे के साथ ब्रेड दे दिया तो नहीं खाएंगे, आपको तंग कर देंगे ये। उसके अलावा इनको बिल्कुल भी जो है वो तब्दीली पसंद नहीं होती। क्राइटेरिया बी का तीसरा पॉइंट है, इनका इंटरेस्ट फिक्स होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिजिड होता है। जिस चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं चाहे वो उसकी ज़रूरत ना भी हो, हमारी नज़र में उसकी कोई औकात, कोई वक़्त, कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ये बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के वाले बच्चे जो हैं वो उस चीज़ के साथ अटैच हो जाएं तो वो आपको हाथ नहीं लगाने देंगे अपनी चीज़ को। वो सोते हुए भी उनके साथ होगी, जागते, खाते, पीते, खेलते, दौड़ते, भागते, इवन के वॉशरूम में भी उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। ये इतना ज़्यादा जो है वो अटैच हो जाते हैं। अच्छा जी, क्राइटेरिया बी का चौथा पॉइंट है हाइपो रिएक्टिविटी या हाइपर रिएक्टिविटी। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते। मसलन बाज़ औक़ात अगर इनको चोट लग जाए, इनका खून बहना शुरू हो जाए तो इनको बिल्कुल पता ही नहीं होता, इनको बताना पड़ता है कि भई आपके चोट लगी, इनको कोई दर्द नहीं होता। तो इस तरह जो है ये हाइपो रिएक्टिविटी शो करते हैं। और बाज़ औक़ात हाइपर रिएक्टिविटी भी शो करते हैं, हल्की सी जो है वो लाइट पड़े तो फ़ौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं आँखों में। अब आ जाते हैं क्राइटेरिया सी की तरफ। क्राइटेरिया सी के मुताबिक ये जो अलामात हैं ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट हो जानी चाहिए, यानी 6 माह तक ये अलामात जो है वो शुरू हो जाने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें ये अलामात इनका ना पता चले शुरू में, तो जब ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, सोसाइटी में उठने बैठने के काबिल होते हैं, डील करने के काबिल होते हैं, तब लाजमी तौर पे इनके अंदर जो मसाइल ये आना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाता है क्राइटेरिया डी। क्राइटेरिया डी के मुताबिक इनकी अलामात इनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मसाइल पैदा कर रही होती हैं या इनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा होता है अपने डिसऑर्डर की वजह से। क्राइटेरिया ई के मुताबिक ये ख्याल कर लेना चाहिए कि जिस बच्चे को आप ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस करने जा रहे हैं
अलामात की बुनियाद पर और समझ रहे हैं कि ये अलामात ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की ही हैं, कहीं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अलामात तो नहीं, या वो कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ऐसी अलामात को शो ना कर रहा हो, शो न तो नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा ऑटिज़म का शिकार हो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही उसके अंदर है, बल्कि ऑटिज़म के शिकार जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े ज़हीन फ़तीन भी होते हैं, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स भी होती हैं, वो बाज़ औक़ात कुछ स्किल्स में आम बच्चों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अलामात की इंटेंसिटी या शिद्दत मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ होती है। जिस तरह हम इंटेंसिटी के लिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड वगैरह के अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार बच्चों में भी मसले की सीवियरिटी या शिद्दत मुख्तलिफ होती है और इसको सीवियरिटी के लिहाज से हम 3 लेवल में तकसीम करते हैं, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अच्छा जी, लेवल 1 के बच्चों में मसले की शिद्दत बहुत कम होती है, ये आम नॉर्मल बच्चों के बहुत करीब करीब होते हैं। इनमें कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन वगैरह के मसाइल जो वो होते तो हैं, लेकिन इनकी शिद्दत बहुत कम होती है। अल्फाज बोल भी सकते हैं, आसान अल्फाज बोल लेते हैं, मुश्किल अल्फाज बोलते वक्त अपनी इन्हें थोड़ी सी ज़रा परेशानी होती है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर सुपरविजन की जाए तो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार लेते हैं। लेवल 2 में मसले की शिद्दत थोड़ी बढ़ जाती है, जबकि लेवल 3 में मसला और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिल्कुल सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होते हैं इनके। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजूहात की कि कौन सी जो है वो वजूहात हो सकती हैं। वैसे तो साइंसदान अभी तक इसकी एग्जैक्ट कॉज जो है वो तलाश करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ कॉजेज़ लिटरेचर बताता भी है, जिनमें पहले आ जाता है इन्फेक्शन ड्यूरिंग बर्थ के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी जो है वो ऑटिज़म के चांसेस क्रिएट होने के ज़्यादा होते हैं। इस तरह 40+ मदर एज, यानी वो माएँ जिनकी उम्र 40+ होती हैं और वो प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चे को पैदा करती हैं, तो उनके बच्चों में चांसेस होते हैं कि वो ऑटिज़म का शिकार हों। उसके अलावा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है जी, कुछ फैमिलीज़ में अगर किसी फैमिली का किसी मेंबर को मसला है तो उसके जीन्स के ज़रिए जो है वो फैमिली के अगले मेंबर्स को मुंतकिल हो सकता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसमें एक्सपोजर टू टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। अगर माँ ने किसी जहरीले इन्वायरमेंट में, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक था, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिलों, फैक्ट्रियों वगैरह के करीब करीब जो लोग रहते हैं, तो इनमें अगर आप देखें तो इनका जो है वो इन्वायरमेंट जो होता है वो टॉक्सिक होता है, वो जहरीला होता है, तो वो माएँ जब वो बच्चे पैदा करती हैं तो उनमें भी जो है वो ऑटिज़म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम ये एक डिसऑर्डर होता है, इसको हम किसी और लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे मैं इसको पहले पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से भी जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज की। अच्छा, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लिहाजा मुकम्मल तौर पर इसका इलाज जो है वो अभी मुमकिन नहीं, ना ही कोई ऐसी अद्वियात बनी है, ना ही कोई ऐसी जो है वो फार्माकोथेरेपी वगैरह बनी है। लेकिन बहरहाल डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपीज़ हो गई, डिफरेंट एजुकेशनल थेरेपीज़ हो गई, इन थेरेपीज़ को यूज़ करते हुए जो बिहेवियरल मसाइल होते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के बच्चों को, या कुछ और तरह के मसाइल होते हैं, उनको मैनेज करने की साइकोलॉजिस्ट कोशिश करता है। उसके अलावा वालदैन को ट्रेन करता है कि किस तरह वालदैन जो है वो घर में अपने बच्चे को डील करें, किस तरह उसकी थेरेपी में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, किस तरह अपने तौर पर जो है वो उसके इलाज मुआवजे के लिए अपनी एफ़र्ट्स जो है वो पुट करें। साइकोलॉजिस्ट भी इसमें शामिल होता है, इसमें सोशल वर्कर भी होता है, फैमिली के दूसरे मेम्बरान भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब लोग जो हैं वो मिलकर जो है वो थेरेपी करते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।